Hello everyone. This is Professor Pawan Shwankar, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, P.R. Patil, College of Engineering and Management, Amravati. And I welcome you in a fifth lecture of Mechanics of Material or Strength of Material. Here before we have discussed definitions of strain, stress, strain, elongation, then some numericals based on basic formulas. And today we will discuss one more numerical which have been left in previous numerical. That was a numerical number 4. I have already shared a PDF with you, so check that numerical. We will continue the same. That numerical was shear stress for a hollow steel column which carries an axial load of 2.1 kilo 10 raised to 3 kilonewton is 125 meganewton per meter square. If external diameter of column is 30 centimeter, determine internal diameter. सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा. We are discussing numerical number 4. Axial load. सबसे पहले दिया है load that is 2.1 into 10 raised to 3 किलो न्यूटन. किलो है इसलिए 2.1 into 10 raised to 3 और 10 raised to 3 again, so it will become 10 raised to 6 न्यूटन. Got it? 10 raised to 3 as it is लिखा मैंने और किलो के लिए लिखा है 10 raised to 3. So ये हो गया आपका टोटल 2.1 into 10 raised to 6 न्यूटन. सेकेंडली is 125 मेगा न्यूटन पर मीटर. मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या दिया होगा, स्ट्रेस दिया होगा 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखो हमने कल ही डिस्कस किया था. किलो स्टैंड्स फॉर 10 raised to 3, मेगा स्टैंड्स फॉर 10 raised to 6, गीगा स्टैंड्स फॉर 10 raised to 9, टेरा स्टैंड्स फॉर 10 raised to 12. और हमने लीनियर डायमेंशन के कन्वर्शन देखे थे. 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. बस इतना सब कुछ हमारे काम में आने वाला है. तो ये स्ट्रेस की क्वांटिटी. और हाँ, पहले तो कुछ न्यूमेरिकल में जो यूनिट लिखा था मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. उसके बाद में हमने उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया था. यहाँ पे सभी क्वांटिटी, अगर लोड है तो हमें न्यूटन में चाहिए, स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए. तो वी आर कन्वर्टिंग 125 मेगा दैट मीन्स 10 raised to 6. इस हिसाब से न्यूटन एज इट इज डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर हमें चाहिए mm स्क्वायर. तो 1 मीटर का mm कितना हो गया 1000. सो 10 raised to 3 इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर. ये हो गया आपका mm स्क्वायर. तो क्वांटिटी हो गई आपकी 125 इंटू 10 raised to 6 ऊपर है, 6 नीचे है, कट जाएगा. 3 इंटू 2 6, सो 10 raised to 6, 10 raised to 6 गेट कैंसल्ड, न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हो गया आपका स्ट्रेस. और क्या दिया है, इफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉलम इज 30 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर सो DO मैंने लिख दिया नोटेशन 30 सेंटीमीटर, हमें चाहिए mm में. सो ये हो जाएगा आपका 10 और 300 mm. निकालना क्या है आपको, इंटरनल डायमीटर निकालना है, DI निकालना है. क्या क्या दिया है, लोड दिया है, स्ट्रेस दिया है, डायमीटर निकालना है. इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है हमारे पास में अवेलेबल. सो डायरेक्टली हम स्ट्रेस का फॉर्मूला चेक करेंगे. स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. इसी फॉर्मूले को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. देखो लोड, एरिया क्या लिख सकते हैं हम, हॉलो शाफ्ट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4, डी स्क्वायर नहीं DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर. तो ये हो गया हॉलो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया. बस सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करनी है आपको. सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में है 125 इंटू 10 raised to 6 इक्वल टू लोड है हमारे पास में 2.1, ये है 10 raised to, ये कुछ भी नहीं है ना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 10 raised to 6 गेट कैंसल. तो ये हो गया 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉरी. 125 इक्वल टू लोड है हमारे पास में 2.1 इंटू 10 raised to 6, 2.1 इंटू 10 raised to 6 और एरिया π/4 इन ब्रैकेट DO स्क्वायर. आउटर डायमीटर है आपके पास में 300 स्क्वायर. इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है. सभी वैल्यू एज इट इज पुटअप करो और फाइनली आपको इंटरनल डायमीटर मिलना चाहिए 291.90 mm और
सेंटीमीटर में लिखा है आंसर मेरे पास में 29.19 सेंटीमीटर। ओके, सो वी रिक्वायर्ड दिस। सो ये प्रॉब्लम छूट गया था, प्रॉब्लम नंबर 4 वो हमने कवर किया है। ओके, एक नया कंसेप्ट है, एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या, अभी तक जैसे हमने एग्जांपल कंसिडर किया था कि सब्जेक्ट है आपके पास में, कोई बॉडी है और लोड एक्टिंग, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज, या फिर डायमीटर दिया होगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास में सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, या फिर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूले हैं हमारे पास में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो बॉडी है हैज़ यूनिफॉर्म डायमीटर, एक ही डायमीटर है। यही बॉडी अगर वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाली है तो लाइक दिस, जिसका स्टेप बाय स्टेप डायमीटर बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ वेरिंग डायमीटर है। सो इस केस में, और बार एक ही लोड को सब्जेक्टेड है, दैट इज लोड पी। तो इस केस में चेंजेस क्या रहेंगे, फॉर्मूले में चेंजेस क्या क्या आएंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। फॉर इन दिस फॉर्मूला सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, जितना लोड बढ़ेगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि सिग्मा और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। इसलिए जहां पे एरिया कम रहेगा वहां पे स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, जहां पे एरिया बढ़ जाएगा वहां पे स्ट्रेस फिर से कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे अगर इस सेक्शन की बात करते हो, सेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है, अगर इन सेक्शंस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एरिया लिख रहे हैं, एरिया A1, A2 एंड A3। हम कोई वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे, डायरेक्टली हमने नोटेशंस लिखे। और यहाँ पे सपोज लेंथ है L1, यहाँ पे लेंथ है L2 इस सेक्शन की, और यहाँ पे लेंथ है L3 इस सेक्शन की। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेस क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले हमने कंडीशन क्या क्या इमेजिन की है कि वी आर कंसिडरिंग वन बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल area A1, A2, A3 and their respective length L1, L2, L3 and this bar is subjected to load P। समझ में आ गया। एक हमने ऐसा बार कंसिडर किया है कि जहां पे डायमीटर वेरिंग है या फिर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिंग है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A3 है। मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ओके, जिनकी लेंथ है L1, L2, L3 रिस्पेक्टिवली, और ये पूरा बार P ये लोड पे सब्जेक्टेड है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। इस केस के लिए नाउ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस हर एक सेक्शन में अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला ही है लोड बाय एरिया। एरिया अगर चेंज हो रहे तो हर एक सेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस इंड्यूस होगा। सो फॉर सेक्शन 1 सिग्मा 1 कैन बी रिटन एज P बाय A1, क्योंकि यहाँ पे एरिया A1 है। सेक्शन 2 में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, सपोज सिग्मा 2 विल बी लोड बाय एरिया 2, एंड इन सेक्शन 3 लास्ट सेक्शन सिग्मा 3 विल बी लोड बाय A3। अलग अलग स्ट्रेस रहेगी। इट डजंट मीन दैट कि टोटल स्ट्रेस विल बी स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 प्लस स्ट्रेस 3। टोटल स्ट्रेस नहीं निकलेगा, हर सेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस निकलेगा। यहाँ पे टोटल स्ट्रेन नहीं निकलेगा, लेकिन टोटल इलॉन्गेशन निकल सकता है। मतलब क्या, इस बार को अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैं अगर खींच रहा हूँ, तो भाई टोटल चेंज कितना आया है, तो इसका चेंज जो कुछ भी लेंथ में आएगा, इसका चेंज प्लस इसका चेंज प्लस इसका चेंज, मतलब तीनों का जो चेंज रहेगा वो अगर सम अप कर देंगे तो हमें टोटल चेंज मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ, या फिर टोटल स्ट्रेन भी मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ हम स्ट्रेस के साथ में नहीं करेंगे कि भाई टोटल कंपोनेंट में स्ट्रेस कितना है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा कि हर एक सेक्शन में स्ट्रेस क्या क्या रहेगा, तो वो स्ट्रेस रहेगा फॉर सेक्शन 1 P बाय A1, P बाय A2 एंड P बाय A3। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेन, स्ट्रेन कैन बी रिटन एज E1
प्लस E2 प्लस E3। तो यहाँ पे हर सेक्शन में स्ट्रेन क्या क्या रहेगी, E क्या रहेगा, सिग्मा बाय E, ये फॉर्मूला है हमारे पास में स्ट्रेन का। सो पहले सेक्शन में स्ट्रेस है सिग्मा 1 और E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल थ्रू आउट दिस सेम रहेगा, पूरा का पूरा माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील ही रहेगा, ब्रास है तो ब्रास रहेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम रहेगा। ओके, तो अगर तीनों कंपोनेंट एक ही मटेरियल से बने हुए हैं तो आपका E कांस्टेंट रहेगा, अगर चेंज रहे तो फिर E1 E2 E3 हो जाएगा वो। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रेन 1। स्ट्रेन इन सेकंड सेक्शन विल बी सिग्मा 2 बाय E एंड स्ट्रेन इन लास्ट सेक्शन विल बी सिग्मा 3 बाय E। इसी फॉर्मूले को देखो, सिग्मा कैन बी रिटन एज, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, P बाय A, तो सिग्मा 1 हो गया P बाय A1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P बाय A1 और E एज इट इज, यहाँ पे भी लिख सकते हो P बाय A2 E। मैं सिग्मा 2 की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ P बाय A2 और E एज इट इज है, और सिग्मा 3 बाय E के लिए क्या लिखूंगा मैं, P बाय A3 E। क्लियर है? स्ट्रेन हो गया, इलोंगेशन देख लो एक बार। इलोंगेशन, अब इलोंगेशन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला जैसे आप लिखते हो E इज इक्वल टू DL बाय L, तो मैं DL अगर निकालूं कि चेंज कितना आया लेंथ में, तो DL विल बी E इंटू एल। ई का फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास में, ई का फॉर्मूला बन गया था P बाय ए ई। तो आप किसी भी एक नोटेशन के लिए लिख दो वो भी चलेगा, तो ये या फिर ये ई के लिए लिखेंगे हम P बाय A1 E, क्योंकि हमने ई का फॉर्मूला लिखा। ओके, सो ये हो गया आपका P वाला फॉर्मूला, सॉरी DL वाला फॉर्मूला, इलोंगेशन वाला फॉर्मूला। ऐसे भी अगर समझ में नहीं आता है तो हमें पता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई। दोनों एंड से अगर आप E की वैल्यू रखोगे, देखो E कैन बी रिटन एज DL बाय L और सिग्मा कैन बी रिटन एज लोड बाय एरिया, और ये E एज इट इज। तो यहां से आपको DL का फॉर्मूला निकल जाएगा, DL विल बी, L उधर जाएगा, PL बाय AE। ये हो जाएगा आपका फाइनल इलोंगेशन। तो इलोंगेशन हर एक सेक्शन के लिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ किए थे L1 L2 L3, उसके लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलोंगेशन DL इज इक्वल टू क्या रहेगा, PL बाय AE। सो इलोंगेशन इन फर्स्ट सेक्शन DL1 इज इक्वल टू PL1 बाय A1 E। यहाँ पे देखो लोड और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम है थ्रू आउट, बस चेंज क्या हो रहा है कि पहले सेक्शन की लेंथ L1 और पहले सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। इस हिसाब से DL2 के लिए क्या लिखेंगे हम, PL2 बाय A2 E, बस L2 A2 हो रहा है। DL3 लास्ट सेक्शन में के लिए इलोंगेशन क्या रहेगा, PL बाय AE, तो L3 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। तो टोटल इलोंगेशन DL इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3, टोटल इलोंगेशन कितना आया, देखो तीनों टर्म में, ये टर्म और ये टर्म में P बाई E कॉमन है, मैं निकाल सकता हूं। ब्रैकेट में क्या बचा है, L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3। ये कब, जब आपका मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल। क्यों, क्योंकि मैंने E कॉमन निकाला है। E का मतलब क्या है, यंग्स मॉडुलस, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जहां पे ये शो कर रहा है कि मटेरियल आपका सेम है, पूरा का पूरा माइल्ड स्टील है। अगर इन केस पहला सेक्शन आपका ब्रास का है, दूसरा एल्यूमिनियम का है, तीसरा किसी और मटेरियल का माइल्ड स्टील का है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, DL विल बी P। E कॉमन नहीं निकलेगा, E हर एक इसमें रहेगा, तो रहेगा P सिर्फ बाहर, और E हम हर एक सेक्शन के लिए लिखेंगे L1 बाय A1 E1 प्लस L2 बाय A2 E2 प्लस L3 बाय
A3 E3। ये फॉर्मूला कब हो जाएगा? जब आपका मटेरियल डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल। समझ में आ गया? हम पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, कि जितने अपने फॉर्मूले ये जो पढ़े थे कि भाई सिग्मा होता है लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डीएल बाय एल, या और स्ट्रेन होता है सिग्मा बाय ई, और लास्ट में डीएल होता है पी एल बाय ए ई। बस एक सिंपल बॉडी के लिए हमने पढ़ा कि एक मार्कर पे मैं स्ट्रेस अप्लाई कर, लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें आने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि बॉडी आपकी प्लेन नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें आने वाला स्ट्रेस अलग, इसमें आने वाला स्ट्रेस अलग, और इसमें आने वाला स्ट्रेस अलग। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हो गया। और स्ट्रेन कितना हो गया, या फिर चेंजिंग लेंथ कितना हो गया, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3। तो यह लिख दिया हमने टोटल स्ट्रेंथ, सॉरी टोटल इलॉन्गेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ई कॉमन निकाला, मतलब सेम मटेरियल हो गया। ई अंदर फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट हो गया। बस ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। इस पे ही डिपेंडेंट हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पीडीएफ शीट आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर ली है हमने, तो न्यूमेरिकल देखो, डायरेक्टली हम इस पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। Numerical is like an actual pull of 35,000 Newton is acting on a bar. Pull मतलब फोर्स हो गया। So data P is equal to 35,000 न्यूटन। न्यूटन में है, वैसे रहने दो। Consisting of 3 length as shown in figure. फिगर दी है आपको 3 सेक्शंस में। तो यहाँ पे लोड है आपका 35,000, और यहाँ पे डायमीटर दिए है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फाई का मतलब है डायमीटर दिया हुआ है, जहाँ पे भी फाई लिखा होगा वहाँ पे समझ लो कि आपको डायमीटर दिया है। ओके, तो लोड दिया है आपका 35,000 न्यूटन, और अलग अलग डायमीटर दिए है, और करस्पॉन्डिंग लेंथ भी दी है। यहाँ पे लेंथ है 20 सेंटीमीटर, सेकंड है 25 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले डाटा हम लिखेंगे। लोड है हमारे पास में 35,000, और कुछ दिया है, यंग्स मॉडुलस वैल्यू भी दी है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेंथ एज शोन इन फिगर। इफ यंग्स मॉडुलस इज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, लोड ऑलरेडी न्यूटन में है, और यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ओके, और बाकी सब लेंथ है, तो लेंथ कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। सो लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। L1 इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm। L2 25 सेंटीमीटर, मतलब 250 mm। और L3 22 सेंटीमीटर, मतलब 220 mm। एंड डायमीटर D1 इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 mm। D2 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 mm। एक एक जीरो बढ़ रहा है। और 5 सेंटीमीटर D3, सो 50 mm। डायमीटर आपके पास में, लेंथ है आपके पास में, लोड है, और यंग्स मॉडुलस है। क्या निकालना है? निकालना है नंबर 1 स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन का अलग अलग स्ट्रेस निकालो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। और सेकंड है टोटल एक्सटेंशन ऑफ बार निकालो, मतलब टोटल डीएल निकालो, जैसे हमने अभी लास्ट वाला फॉर्मूला देखा था। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस है आपका लोड अपॉन एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। आपके पास में डायमीटर है, हेंस एरिया A1 π/4 d स्क्वायर D1 स्क्वायर। सो π/4 20 स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आनी चाहिए 100 पाई। पाई भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो ये मैं बस इतना ही शो कर रहा हूँ। आपने डायरेक्टली पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू लिखी तो भी चलेगा। A2 इज पाई बाय 4, सभी डायमीटर दिए हैं तो फॉर्मूला रहेगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, D2 इज 30 स्क्वायर इंटू पाई बाय 4। वैल्यू आनी चाहिए आपकी 225 पाई mm स्क्वायर। आई रिपीट, आप पाई से वैल्यू मल्टीप्लेट करके भी लिख सकते हो, नो इश्यू। एंड एरिया 3 विल बी पाई बाय 4 इंटू D3 कितना है 50। सो ये आनी चाहिए वैल्यू 625 पाई mm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया। नाउ क्वेश्चन 1 था स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन, क्वेश्चन 2 है टोटल इलोंगेशन। स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन सिग्मा 1 लोड अपॉन एरिया 1 निकल सकते हो आप। सिग्मा 2 विल बी लोड अपॉन एरिया 2 एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया 3। ठीक है, निकल सकता है ये। सो लोड कितना है, लोड कांस्टेंट है 35,000 न्यूटन, हर एक के लिए लोड उतना ही रहेगा, बस एरिया चेंज हो रहा है। वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। सो 35,000 बाय 100 पाई, ये आना चाहिए 111.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट क्लियर है, लोड का यूनिट है न्यूटन और एरिया हमने mm स्क्वायर में निकाला है। ओके, सेकंड स्ट्रेस आना चाहिए, अगेन देखो लोड की वैल्यू वही है 35,000 और A2 आपने निकाला 225 पाई। सो सेकंड स्ट्रेस शुड बी सिग्मा 2 इज 49.514 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा 3 शुड बी 17.825 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लॉजिकली देखो यहाँ पे सिग्मा 1 जहां पे एरिया सबसे कम है तो, और फॉर्मूला भी देखो सिग्मा इज लोड अपॉन एरिया, अगर एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा, अगर एरिया ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस कम आना चाहिए। तो देखो सबसे छोटा एरिया यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब एरिया भी कम, जितना एरिया कम उतनी स्ट्रेस की वैल्यू है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे स्ट्रेस कम हो रहा है, बहुत ज्यादा एरिया बढ़ गया स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ओके, सो हमारा रिलेशन भी प्रूव हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 था जिसमें आपने स्ट्रेसेस इन इंडिविजुअल सेक्शन निकाले। अब निकालेंगे हम टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन मतलब डीएल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम PL बाय AE। अब यहाँ पे देखो E कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, लोड है और यंग्स मॉडुलस ये कांस्टेंट है। सो P बाय E, बाकी सबका सब ब्रैकेट में डाल दो। L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3। गॉट इट। सभी वैल्यूज एज इट इज पुटअप करो, सभी वैल्यूज आपके पास में L1 A1 L2 A2 L3 A3 P एंड E सभी वैल्यूज है, प्रॉपरली पुटअप करो और आंसर निकालो। सो 35000 बाय 2.1 इंटू 10⁵ इन ब्रैकेट L1 आपका 200 बाय A1, ये 250 बाय A2 प्लस L3 आपका 220 बाय A3। एरिया की वैल्यूज प्रॉपरली लिखो, हमने अभी कैलकुलेट की है। फाइनली इलोंगेशन शुड बी आना चाहिए 0.183 mm। फाइनल इलोंगेशन इज इलोंगेशन सम ऑफ इलोंगेशन इन ईच एंड एवरी सेक्शन। तो ये हो गया आपका फाइनल इलोंगेशन, एज सिंपल एज दैट। बस डिफरेंस इतना ही है कि सेक्शन अलग अलग हो गए, यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं है। तो यहाँ जहाँ पे डायमीटर अलग है वहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला और सबको सब हमने स्ट्रेन के लिए या फिर इलोंगेशन के लिए ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। क्लियर है। एक और न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल, जो आपको होमवर्क में करना है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली उसमें करना क्या है, बस प्रॉपर कैलकुलेशन उसमें आपको करनी है। सेकंड न्यूमेरिकल इज ऑलरेडी डायग्राम दी है। एक प्लेटफॉर्म पे दो बॉडी
1 एंड अबव रखे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और जिनके डायमेंशंस है 10 बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर, ऊपर से डायमीटर नहीं है ये, और ऊपर का डायमेंशन दिया हुआ है 5 बाय 5 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, और यहां पे दिया है 38 सेंटीमीटर, और लोड की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है, और कुछ अलग वैल्यूज दी होगी यहाँ पे, वो हम लिखेंगे। अब यहां पे ये लिखा है स्टील बार, और ये है आपका एल्यूमिनियम बार। मटेरियल अलग अलग है, मतलब अलग अलग यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होगी, जैसा मटेरियल चेंज हो गया वैसे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई एम रीडिंग न्यूमेरिकल, मेंबर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ स्टील बार टू एन एल्यूमिनियम बार इज शोन इन फिगर, ठीक है, स्टील एंड एल्यूमिनियम। Assuming that bar are prevented from buckling sideways, calculate magnitude of force P that will cause a total length of member to decrease 0.25 mm. एक ऐसे लोड की वैल्यू निकालो जो इसको डिफॉर्म करेगा, उसकी लेंथ डिक्रीज करेगा कितने से, 0.25, मतलब टोटल असेंबली में कितना इलोंगेशन आ रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है, वो 0.25। तो ये जो कुछ भी दिया है ये आपको इलोंगेशन दिया है, अब इलोंगेशन बोलो स्ट्रेचिंग में, या कॉम्प्रेसिंग में कॉम्प्रेशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये होगी आपकी डीएल की वैल्यू, ठीक है। लोड की वैल्यू अननोन है। ई फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम आर, ई फॉर स्टील तो ई एस टी लिख दिया मैंने, ई फॉर स्टील इज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड ई फॉर एल्यूमिनियम 7 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यूज गिवन है, निकालना क्या है आपको, लोड निकालना है, लोड निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया नहीं है, बस कन्वर्ट करके निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते, 5 बाय 5 या फिर 10 बाय 10 मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, सो मैं इसको नाम देता हूं, सपोज ये A1 और ये हो गया A2, सो एरिया A1 विल बी 5 बाय 5 सेंटीमीटर मतलब 50 बाय 50 mm, ऑलरेडी mm में निकालना है, तो 2500 mm स्क्वायर। A2 विल बी 10 बाय 10 सेंटीमीटर मतलब 100 बाय 100 mm, सो 1 1 2 3 4 mm स्क्वायर, 10,000 mm स्क्वायर, ये हो गया आपके एरिया। ई वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, डीएल दिया हुआ है, डीएल दिया है, निकालना क्या है, लोड निकालना है। इसका फॉर्मूला है आपके पास में, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, डीएल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, डीएल इज पी एल बाय ए ई, बट ई भी अलग अलग है, लेंथ भी अलग है, एरिया भी अलग है, तो यहां पे ब्रैकेट के बाहर सिर्फ रहेगा लोड L1 बाय A1 E1। अब 1 नहीं है यहाँ पे, स्टील है, एक एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये स्टील और ये भी स्टील एंड एल्यूमिनियम, गॉट इट। सो लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, ये हो गया फॉर्मूला। डीएल दिया हुआ है आपके पास में 0.25, लोड निकालना है, लेंथ कितनी है स्टील की, देखो लेंथ है स्टील की 30 सेंटीमीटर, सो लेंथ स्टील की होगी आपकी 300 mm, लेंथ एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी 38 सेंटीमीटर मतलब 380 mm, सो लेंथ इज 300 बाय एरिया स्टील का है 2500, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू स्टील के लिए 2.1 इंटू 10⁵ प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज 380, ये वाली 380। सभी लीनियर डायमेंशन mm में यूज करो, लोड की वैल्यू न्यूटन में, स्ट्रेस की और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये लेंथ हो गई, एरिया एल्यूमिनियम इज 10,000 एंड यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम इज 7 इंटू
10⁻⁴। फाइनली कैल्शियम प्रोडक्ट करो, आपको लोड की वैल्यू मिलेगी एंड दैट शुड कम आउट 2.2437 इंटू 10⁵ लोड है इसलिए न्यूटन, या फिर 224.37 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, ये आए या फिर ये आए। दैट्स इट। ओके, we'll stop here. In next lecture we will study very important concept, that is a principle of superposition and its numerical. That concept is very important. उसका derivation और उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल्स में 100% आएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।